नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 24 नवंबर 2021 के तीनों शिफ्टों में यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सारे सवाल यानी 120 में से 110 सवाल मिल चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे सेकंड सवाल के जीके के साथ, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के सवाल और लास्ट में प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल देखने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट न्यू है, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल शिफ्ट का जो पीडीएफ फाइल है वो मॉर्निंग में मिल जाती है और आप अपने से अपने पूछे गए सवाल यहाँ पर सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पर। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है तो सवाल सेंड करने की लिंक अवेलेबल हो जाती है। तो शुरुआत कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के सवालों के साथ। तो सेकंड शिफ्ट में लगभग यहाँ पर सारे सवाल मिल चुके हैं, साथ ही साथ कुछ सवाल हिंदी के भी रहने वाले हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत सहयोग रहा है जिन्होंने ये सभी सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारे कंप्लीट सेकंड शिफ्ट के सवाल लगभग बता दिए हैं। तो सवाल कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी हो गया, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, तो इन सभी के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेकंड टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है, ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है एग्जाम से पहले ही पता चल जाए। मॉक टेस्ट पर यहाँ पर टेक्स्ट बुक और ऑफर चल रहा है कि यदि आप टीटीजी के कोपर कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 का डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो पास है 12 मंथ का, 12 मंथ के बजाय 14 मंथ का मिलेगा। साथ ही साथ 280 रुपये में इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। यह टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके इसका जरूर फायदा उठा लीजिएगा, जहां से 50% तैयारी है वो मॉक टेस्ट से ही आपकी कंप्लीट होने वाली है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर इंटरफेस से मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड लगाना न भूलें। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट के सवाल में आपका पहला सवाल, जो पोक्सो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। पोक्सो एक्ट में जो पोक्सो की फुल फॉर्म है वो दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस हो जाएगा। ये एक्ट पास हुआ था 2012 में। अगला सवाल, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है वो आर्टिकल 15 है। देखिए आर्टिकल 15 के जो पार्ट है उनसे प्रीवियस सेट में सवाल पूछा गया था 15(3) से, स्पेशल 15(3) जो आरक्षण वाला है। तो 15(3) के अनुसार अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए जो मुक्त शिक्षा है वो इसी उपबंध के तहत आती है, आर्टिकल 15(3) है। आर्टिकल 15(1) के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और फिर आर्टिकल 15(4) में क्या है, राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट दी गई है। सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बहुत सी भाषाओं में दिया जाता है प्रतिवर्ष है। तो ऑप्शन पर आधारित सवाल था। वैसे मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है स्पेशल हिंदी वगैरह में किसको दिया गया है। तो जो लास्ट वाले लेटेस्ट की बात करें तो 2014 में जो 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है दोस्तों भालचंद्र नेमाड़े को। 2015 में 51 दिया गया है रघुवीर चौधरी को। 2016 में दिया गया है वो दोस्तों शंखा घोष को दिया गया है। 2017 में कृष्णा सोबती को। 18 में अमिताभ घोष को जो इंग्लिश में पहला था। 19 में 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अक्कीतम अच्युतम नमूद्री को दिया गया है। 1965 में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर ग्रुप को दिया गया है। 1968 में हिंदी का दिया गया है पहला, ये सुमित्रा नंदन पंत को। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को। ये हिंदी के इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसको मिला है। तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत को, 1968 में दिया गया। इंग्लिश का प्रथम है 2018 में अमिताभ घोष को। और जो लेटेस्ट लास्ट में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 2019 को मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूत्री को दिया गया है। कितनी भाषा में दिया जाता है, 23 भाषाएं। 22 तो 8वें अनुसूची में, एक जो अंग्रेजी है उसमें भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट में 2018 में पहला ही अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। मौलिक कर्तव्य संविधान की किस भाग में है, 4A में है मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य के बाद बात करूं 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो 51A के अंतर्गत रखे गए हैं मौलिक कर्तव्य। कबीर किस शासक के समकालीन थे। कबीर हैं वो दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किन के याद रखना है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास। अगला सवाल, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम कितने सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसद हैं, उनका समर्थन होना आवश्यक है। इसके बजाय यानी 50 सांसद नहीं हो तो आप प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव है वो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस सरकार है उनके खिलाफ आए थे। अगला सवाल यहाँ पर
भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, बघेली लैंग्वेज है ये दोस्तों। जो बघेलखंड है एमपी और यूपी के कुछ क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है बघेलखंड, यहीं पर बघेली लैंग्वेज बोली जाती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है, तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को, तो 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 ये मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश था, और इसी अध्यादेश के बाद ये 12 अक्टूबर लागू किया गया है 1993 में, इसे वैधानिक आधार दिया गया है। नेक्स्ट वाले पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, कब, जब तक उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस होने के लिए जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा है, कौन सी धारा में ये प्रावधान है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस से आप कोई भी मोटर व्हीकल है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हो। तो वो मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 3(1) में कौन सा सेक्शन 3(1) में ये प्रावधान है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नहीं हो तो जो नया यहाँ पर नियम आया है मोटर वाहन अधिनियम 2019 का, इसमें धारा 181 के तहत बिना डीएल आप वाहन चलाते हो तो 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सवाल है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। प्रीवियस सेट में भी आया था, 2 से 3 सेटों में रिपीट हुआ है, तो इसे दोस्तों बोला जाता है प्रेरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है और कनाडा में भी पाए जाते हैं, ये प्रेरी घास के मैदान है। आपको पूछना है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में। पंपास घास के मैदान ये दक्षिण अमेरिका में। आपको पूछता उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिणी अमेरिका उरुग्वे और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका मुख्य सूडान में पाया जाता है, प्रेरी आपको पूछ लिया है। वेल्ड घास के मैदान याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में, न कि अमेरिका, अफ्रीका में वेल्ड। लानोज है ये वेनेजुएला में। कैंपास है ब्राजीलियन उच्च भूमि। सेलवास अमेजन बेसिन। सेराडो है ब्राजील में पाया जाता है। ये सभी घास के मैदान जो इंपॉर्टेंट है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में याद रखना है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है। और बात करूं अदर, यहाँ पर पोकलैंड प्रीवियस एग्जाम आया दक्षिण अफ्रीका में, पट्टाना श्रीलंका में। अगला सवाल देखते हैं, इंस्टाग्राम को किस कंपनी ने खरीदा था, तो इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये डील हुई थी अप्रैल 2012 में, जो कि $1 बिलियन की थी, और इनिशियल इंस्टाग्राम को रिलीज किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका रोग है उसके उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। खुरपका मुंहपका रोग के उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। तो ये दोस्तों रोग हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और रोग ऐड है जो है ब्रुसेलोसिस। इन तीनों रोगों के नियंत्रण और ये जो उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक है, और इसके नियंत्रण का लक्ष्य है 2025 तक है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन हुआ है, तो ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो आर्टिकल 338 में, और जो जनजाति आयोग है वो आर्टिकल 338(a) के अंतर्गत रखा गया है। बात करूं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए दिया गया है, और ये 338(b) में रखा गया है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर बाकी आपको पता होना चाहिए, एक और इंपॉर्टेंट SC/ST के लिए है। 65वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में। इसके लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायक है। विटामिन डी के 2 प्रमुख रूप होते हैं, D2 और D3। D2 को बोला जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, और जो D3 है इसे कोलो कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। ये विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो धूप से। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। NPCI की स्थापना कब हुई है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया है NPCI, इसकी स्थापना हुई है 2008 में, याद रखना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना 2008 में। इसी के द्वारा UPI को लॉन्च किया गया है, जो फोन पे, गूगल पे वगैरह में UPI का काम हो रहा है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर वगैरह के लिए। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो UPI है, इसको NPCI ने कब लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो 2016 में किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को। वैसे NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। अगला सवाल, त्वरित सुनवाई का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है, तो त्वरित सुनवाई का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत है। 21 के तहत सुनवाई है वो त्वरित सुनवाई एक अपरिहार्य अधिकार बताया गया है। और ये दोस्तों वाद था रघुवीर सिंह बनाम
बिहार राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के आयों में से एक है। तो आर्टिकल 21 में है त्वरित सुनवाई का अधिकार। अगला सवाल यहाँ पर संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी को उनके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 311 की बात हो रही है। संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं उनको पद से बर्खास्त करने, हटाने या रैंक कम करने का प्रावधान है आर्टिकल 311। अब देखिए आर्टिकल 311 में एक की बात करूं तो अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है। जिसने सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया है वो उसको हटा नहीं सकते हैं। और जो आर्टिकल 311 की जो पार्ट 2 कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसके रैंक को कम नहीं किया जाएगा जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर हरिमऊ शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? मलेशिया के मध्य। जो हरिमऊ शक्ति है ये सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया के मध्य, याद रखना है। हंसराज खन्ना किस प्रसिद्ध केस से जुड़े हुए हैं? तो HR खन्ना की बात करें, भारतीय आपातकाल के दौरान अत्यधिक प्रचारित बंदी प्रत्यक्षीकरण है हेबियस कॉर्पस केस है, इस मामले से जुड़े हुए हैं हंसराज खन्ना। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह पर करते हैं? हाईकोर्ट की सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट की सलाह से की जाती है। तो आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 217 में वर्णित है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की परामर्श से की जाएगी। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पारित हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 में, हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम भी 1956 में पारित हुआ है। नेक्स्ट वाले पर अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको पूछा है केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में। प्रीवियस बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल रहते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम है वो पारित किया गया था और जो संवैधानिक मान्यता दर्जा मिला है वो 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए मिला है। भारत के कितने भाषा परिवार हैं? भारत के टोटल 4 भाषा परिवार हैं जिसमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती, ये 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहीं पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और ये जो कन्नौजी भाषा है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। कितने वर्ष से कम बच्चों को बाल श्रम कराना अपराध है? 14 वर्ष से कम बच्चे हैं। आप सभी को पता है ये आर्टिकल 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कोई भी कारखाना या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में वर्णित है 14 वर्ष से कम बच्चों हेतु। और फैक्ट्री कानून क्या कहता है? 1948 का फैक्ट्री कानून है कि ये कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। और बात करूँ 14 से ज़्यादा और 18 से कम, तो 15 से 18 वर्ष तक की किशोर है वो किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जाएंगे जब उसके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। साथ ही साथ इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तक ही वो भी दिन को, ठीक है, रात को उनके काम पर प्रतिबंध है और दिन को 4.5 घंटे का कार्यवधि के अवधि के दौरान काम कर सकते हैं। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 क्या कहता है? इससे पहले UPSC के एक सेट में सवाल आया था कि बच्चे हैं वो पारिवारिक उद्यमों में मदद कब से कब तक काम नहीं कर सकते हैं, तो शाम को 7 से सुबह 8 बजे तक है वो बच्चे काम में नहीं लग सकते हैं। अगला सवाल, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? प्रस्तावना में ये आपके संघवाद हो जाएगा। बाकी प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द है समाजवादी, पद निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता है, ये सभी प्रस्तावना में शामिल थे। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर फराजी आंदोलन से संबंधित आपकी एक सवाल पूछा गया है सेकंड सेट में। फराजी आंदोलन है ये दोस्तों हाजी अली हमजा अवान के नेतृत्व में हुआ था। 1819 में स्थापित इस आंदोलन ने काश्तकारों के अधिकारों की काफी हद तक रक्षा की थी। तो पूर्वी बंगाल में यह आंदोलन हुआ था हाजी अली हमजा अवान के नेतृत्व में। अगला सवाल यहाँ पर
जनरल रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है यानी सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई ये आपको पूछा है। तो सवाल एक्चुअल में पूछा गया था सीआरपीएफ से जो पहले बल था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ का जो पहले नाम था वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और जो वर्तमान नाम है सीआरपीएफ, इसकी स्थापना या फिर नाम परिवर्तन है वो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के लागू होने पर ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मोटो है सेवा और निष्ठा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब देखिए इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी स्थापना कब हुई मैं बता देता हूँ। बीएसएफ की स्थापना यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 1965 को हुई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की 1969 को हुई है। असम राइफल जो कि सबसे ओल्ड आप कह सकते हो फोर्स है पैरामिलिट्री, पूर्वी इसका नाम क्या था पहले, असम राइफल का पहले नाम क्या था, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। तो कछार लेवी इसका नाम था, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1962 में। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई है। सशस्त्र सीमा बल स्थापना 1963 को हुई है। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को। इंडियन कोस्ट गार्ड की याद रखना है 1 फरवरी 1977 को। और बाकी जो प्रमुख 3 फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी जो भारतीय नौसेना है, इसकी स्थापना हुई है। रॉयल इंडियन नेवी के रूप में पहले नाम था, जो 1950 तक ये नाम से रहा है। 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई है। उसके बाद नाम जो इंडियन नेवी किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया है। और भारतीय एयरफोर्स है, इसकी स्थापना 1932 को 8 अक्टूबर को की गई है। इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। और ये विभिन्न एक्ट है फोर्सेज के, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 को हुई है। स्थापना यहाँ पर जून 1990 में सरकारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में। आर्टिकल 263 के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय को स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर विचार किया गया है। अगला सवाल, जनहित याचिका है पीआईएल किस मामले में नहीं लगाई जा सकती है? 4 विकल्प नहीं मिले हैं, 2 विकल्प स्टूडेंट बताए हैं। तो अन्य जिन्होंने भी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है, ऑप्शन पता तो कमेंट कर सकते हैं। त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा का पूछा है, तो ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला सवाल यहाँ पर, खड़ग विलास प्रेस कहाँ से प्रकाशित होता था? पटना से होता था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल 1993 से ये, और संविधान 73वां संशोधन के तहत इसको लागू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना 15 नवंबर 1977 को हुई थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 में स्थापित हुआ है और श्री धर्मवीर इसके अध्यक्ष थे प्रथम। झांसी में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। सवाल पूछा गया है कौन सी कैपिटल इनकम है, यानी आपकी कैपिटल पूंजीगत आय कौन सी है? जैसे कि आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, तो स्टॉक खरीद रखता है, जो भी कंपनी को बेनिफिट होता है, जिन्होंने स्टॉक खरीदा है वो उनको शेयर करती है, जिसे बोला जाता है डिविडेंड, लाभांश रहता है। तो स्टॉक से जो आपने मनी इन्वेस्ट की है, जो आपकी खुद के पास जो कैपिटल थी, उसी पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो भी आपकी एक तरीके से कैपिटल इनकम है, पूंजीगत आय है। यानी रुपए से रुपए मिल रहे हैं, वो आपके पूंजीगत आय में आ जाएंगे। यहाँ पर किसी आपकी प्रॉपर्टी पर आपको रेंट मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से कैपिटल इनकम के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखते हैं, पितरस किसके पाचन में मदद करता है? पितरस से ये दोस्तों वसा के पाचन में मदद करता है, लीवर से स्रावित होता है बाइल जूस। नेक्स्ट वन देखते हैं, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किनके मध्य हुआ है? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। ये तीनों की सेना एक तरफ थी और सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इसमें जीत हो गई थी अंग्रेजों की, और जो इस जीत का रिजल्ट रहा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार है वो कंपनी के पास चला गया है। और यहाँ पर संधि हुई थी, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो बक्सर के युद्ध के बाद। आपको पूछ ले, प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप संधि हुई थी, वो अलीनगर की संधि है, 1757 में हुई थी अलीनगर की संधि। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। इलाहाबाद की संधि हुई है बक्सर के युद्ध के बाद। अगला सवाल है, किस धारा के तहत यदि किसी जानवर को मारा जाता है तो उस पर सजा का प्रावधान है? तो ये दोस्तों जो क्रूरता की रोकथाम अधिनियम है,
ये धारा है 11, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट है। तो एनिमल के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी जानवर या पालतू जानवर को मारने के केस में गैर कानूनी बताया गया है, धारा 11 है। और अगला सवाल है, प्रयागराज कुंभ है वो किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। प्रयागराज कुंभ की बात करें तो त्रिवेणी संगम यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का है। नेक्स्ट यहाँ पर नदी के समुद्र में मेल पर किसका निर्माण होता है, तो मुहाने का निर्माण होता है, जिसे ज्वार नदी मुख बोला जाता है, जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है वहीं पर। अगला सवाल यहाँ पर क ख ग पत्रिका कहाँ की, ये पूछा है। एक सवाल था, संक्रामक रोगों से बचाव एवं नियंत्रण हेतु किस कमेटी का गठन किया गया है। फिर यहाँ पर एक सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम की थी, तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग केरल की, और सबसे अधिक है अभी मध्य प्रदेश की। बकरी का बच्चा आपको पूछा तो उसे मेमना बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, थर्ड शिफ्ट के जीके के सवाल हैं। 35 सवाल मेरे हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते हुए थर्ड शिफ्ट आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल, तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है। तुलसी मानस मंदिर का पूछा तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसका उद्घाटन उस समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1964 में किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है तुलसी मानस मंदिर। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध का उद्घाटन कब हुआ था। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध है जिसका पहले नाम था सलमा डैम, ठीक है। तो सलमा डैम का उद्घाटन है ये दोस्तों 4 जून 2016 को किया गया है। तो बांध को 4 जून 2016 को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ उद्घाटन किया है। ये अफगान भारत मैत्री बांध है जो कि सलमा बांध पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है। 3 सवाल पूछे गए थे अस्पृश्यता के अंत या फिर आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। आपके थर्ड सेट में 3 सवाल हैं, तो आपको पता होना चाहिए अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, जो कि समता या फिर समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 14 से 18 वाला जो आर्टिकल है, इनसे बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक अस्पृश्यता से ये पूछा गया कि संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया था। इससे पहले आपके सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस आपकी यूपीएससी शिफ्ट में कि जो ये नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इसका नया नाम क्या किया गया है। तो आज पूछ लिया यहाँ पर ये कब पारित हुआ है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया है, 1955 में किया है। इसका नाम चेंज 1976 में किया गया है। वो नाम क्या है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में किया है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का, जो 1955 में पारित हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित वाद कौन सा, तो ये वाद है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार वाद है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित वाद है इनके खिलाफ है। तो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए। जो सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक एक्ट भी आया है जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है। ये कब पारित हुआ है, 2013 में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी बोले, फ्रंटियर गांधी या फिर सरहदी गांधी हैं। ये दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। एक एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम एक सवाल आया था एनटीपीसी में कि लाल कुर्ता आंदोलन के जनक कौन है। तो लाल कुर्ता आंदोलन के जनक भी सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न दिया गया है। वो किसको दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला सवाल यहाँ पर, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना फीसदी है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये डाटा है, जो कि जनसंख्या भारत की उस समय 121 करोड़ आई है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो बात हो रही है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी शुरुआत में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुई है, वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना है वो जनवरी 1950 को हुई है। सबसे पुराना हाई कोर्ट आपको पूछ रहे तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1862 में। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को उस समय पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज
व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कानून के समक्ष समानता सभी को पता, आर्टिकल 14 से बार बार रिपीट हो रहा सवाल। सबसे पहले किस कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया था? तो 1982 में गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन है वो गुजरात में किया गया था। लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती के द्वारा किया गया था। 2002 में लोक अदालत को स्थायी बना दिया गया। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर पूछ लिया है तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है 1993 में। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो दोस्तों वी.एस. रमा देवी थी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनका टेन्योर है 1990 है, कुछ दिन ही रहा है, 26 नवंबर से 11 दिसंबर। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष का है, जो भी पहले ही रहता है। वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्र है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन के समय यानी बात हो रही है आपातकाल 1975 वाले की। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। पूछा उस समय कानून मंत्री कौन थे? तो वहां पर थे शांति भूषण। ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है। उस समय आपको कानून मंत्री पूछा, ना कि प्रथम कानून मंत्री पूछा है। उस समय कानून मंत्री है शांति भूषण। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और संविधान लागू होने के बाद प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि प्रीवियस आपकी यूपीएससी सेट में आ चुका है। बाकी जो भी प्रथम मंत्री वो आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि रेल मंत्री प्रथम जौहर मथई, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चेट्टी हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बहुत बार आया हुआ है, और श्रम मंत्री प्रथम थे वो जगजीवन राम थे। अगला सवाल देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात के रेफरेंस में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल में जो आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही रखा गया है। मैथिली सबसे अधिक कहाँ पर बोली जाती है? ये भाषा बिहार और झारखंड में बोली जाती है। अगला सवाल है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा का वर्णन है वो आर्टिकल 20 के भाग 2 में है। आर्टिकल 20(2) में है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, जिसमें 20(1) में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो उस समय अपराध की कैटेगरी में आता था उस केस में उसको अपराध ठहराया जा सकता है। और आर्टिकल 20(2) में ये पूछा कि एक अपराधी को एक बार है एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पूछा तो स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष हैं श्री के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद या फिर सुपर कैबिनेट की संज्ञा है। आपको पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने दी है? सुपर कैबिनेट की संज्ञा श्री के संथानम ने दी है। इसका गठन है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 को किया गया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थापित है? ये दोस्तों है हैदराबाद तेलंगाना में है। NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में। अगला सवाल यहाँ पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन आर्टिकल 74 के तहत है। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन है इसे संघनन बोला जाता है। क्या संघनन बोला जाता है? इसका उल्टा वाष्पन में होता है। द्रव का वाष्प में कन्वर्ट होना और वाष्प का द्रव में होना संघनन है। वाष्पन में द्रव का वाष्प में होना। ऊर्ध्वपातन में डायरेक्टली ठोस है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। गलन में क्या होता है? ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट होते हैं। हिमीकरण में क्या होता है? द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जैसे बर्फ वगैरह। अफगानिस्तान में शांति के लिए समझौता किनके मध्य हुआ है? तो बात ये 2020 की। तो अफगानिस्तान में करीब 2 दशकों से जारी जो हिंसा है उसको रोकने के लिए 29 फरवरी 2020 को खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में ये समझौता हुआ था। किनके मध्य हुआ ये पूछा आपको। तो शांति के लिए समझौता, अफगानिस्तान हेतु शांति के लिए समझौता, इस प्रकार से सवाल है। तो ये दोस्तों अमेरिका और तालिबान के मध्य हुआ है। अमेरिका और तालिबान के बीच ये शांति समझौता अफगानिस्तान के लिए हुआ है 29 फरवरी 2020 को। कहाँ पर हुआ था? दोहा कतर में। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर होता है? तो 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है। परेशानी में फंसे बच्चों के लिए
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो 1098 है, ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। डीवीडी की फुल फॉर्म आपको पूछी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगी। अगला सवाल है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई है? थोड़ा सा सवाल के आंसर में डाउट मिल सकता है, अलग अलग जगह का इसका आंसर अलग बताया गया है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की बात करें तो 1976 में मान रहे हैं, क्योंकि जनहित याचिका की अवधारणा के जो बीज है वो प्रारंभ में भारत की न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई के केस में हुए थे ये जनहित याचिका। और जो जनक बोला जाता है जनहित याचिका का भारत में, वो दोस्तों बोला जाता है पीएन भगवती को। और बाकी यहाँ पर जनहित याचिका का एक इंपॉर्टेंट केस है वो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस है। प्रीवियस सेट में इससे सवाल भी आया है। इस केस जो 1979 में हुआ है, जिसमें जेलों में विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया था और 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। तो इसका एग्जैक्ट क्या आंसर होगा, यदि आपको थोड़ा पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पूछा है तो ये दोस्तों दिल्ली में है, 1960 में गठित हुआ है। और केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद है, इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में 1960 में हुई है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में पाया जाता है? ये नेचुरल भी पाया जाता है, बाकी फिश वगैरह में भी पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करो सार्डिनस आपके ऑप्शन दे रखा था, और प्राकृतिक रूप से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये आपके सीड्स में, बीज में पाया जाता है, अखरोट में, सोयाबीन में, और ब्रसेल्स स्प्राउट में, ब्लूबेरी में भी पाया जाता है। बालकों की गिरफ्तारी में किस अधिनियम का पालन करना होता है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। मृदा प्रदूषण से संबंधित वाद आपको पूछा तो ये एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद 1996 वाला है। राजभाषा आयोग का गठन किस मंत्रालय का अधीन हुआ है? गृह मंत्रालय का अधीन हुआ है, और ये एक विभाग भी है, राजभाषा विभाग है। इसकी स्थापना 1975 में हुई है, गृह मंत्रालय के अधीन। राजभाषा आयोग अलग है, विभाग अलग है। राजभाषा आयोग की बात करें तो राजभाषा आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 344 में वर्णित प्रावधान के अनुसार गठित किया गया है 1955 में। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, साइबर अपराध में अपील कितने दिन तक कर सकते हैं? एक सवाल है दहेज अधिनियम की कोई धारा से सवाल था, और मृत्युदंड की आईपीसी की धारा से। ये 3 सवाल और मिले, थोड़ी डाउटफुल लैंग्वेज में मिले हैं, अस्पष्ट रूप से। तो जिनको पता है थर्ड सेट में किस टाइप से ये सवाल थे वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट में कंटिन्यू कर लेते हैं प्रथम सेट में पूछे गए जीके के सवाल। वैसे पहली सेट में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी अपन संक्षिप्त रूप से कवर कर देते हैं कौन से सवाल है वो आज आपके फर्स्ट सेट में पूछे गए हैं 24 नवंबर के। तो इन सभी कैंडिडेट का धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल सेंड किए हैं। तो देख लेते हैं प्रथम पारी का पहला सवाल, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन पर आधारित सवाल है। ये सवाल इस टाइप से सेकंड शिफ्ट में भी था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 में वर्णित है। विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है, राज्यपाल की अस्थायी कानून बनाने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति विश्रांति काल के दौरान है, वो आर्टिकल 213 में है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में, 123 में है राष्ट्रपति को, फिर यहाँ पर 213 में है वो राज्यपाल को है। आईटी एक्ट की किस धारा के तहत हैकिंग अपराध है? आईटी एक्ट की धारा 43A और धारा 66, जो भी ऑप्शन में मिला होगा, इसके तहत हैकिंग है वो एक अपराध है। इससे प्रीवियस सेप्टो में 67A, B या फिर 66B वगैरह से सवाल आए हैं। तो 67A की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान 67A में है। इसी प्रकार 67B में, और जो 66 से आपको पूछा है हैकिंग से संबंधित है, 66 के भी विभिन्न ABCD वाली है। डी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि कंप्यूटर में अब पहचान छुपा कर जानकारी हासिल करना वो हैकिंग हो जाएगा एक तरीके से स्पष्ट रूप से। यदि 66D का पूछ ले इंडिविजुअली वो करेक्ट करना है। और बाकी ये सभी धाराएं मैं बता चुका हूं आपको। महाधिवक्ता का कार्यकाल है वो राज्यपाल के इच्छा अनुसार रहते हैं, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं। विधि के समक्ष समानता है, ये 14 में आर्टिकल में है, और कानून के समक्ष समानता इंग्लैंड से ये शब्द लिया गया है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? 6 मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक संस्कृति वाला और संवैधानिक उपचार वाला। और ये कौन से आर्टिकल में है ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल आए हैं। कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है? जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से नहीं थी, वो ऑप्शन में टुल्लू दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम नगर निगम है ये स्थापित हुआ है मद्रास में, कब? 1687 में। G20 समिट 2020 की थीम पूछी तो 2020 G20 समिट है। ये दोस्तों हुआ कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरबिया रियाद में हुआ था, जिसमें थीम थी रिलीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर द ऑल G20 समिट 2020 की थीम रही है। G20 समिट है 2021 में रोम इटली में हो चुका है, 2022 में बाली इंडोनेशिया में होगा, और 23 में इंडिया में होने वाला है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है 2013 में। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो देश थे दोस्तों एच.जे. कानिया थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? 2022 तक रखा गया था। ये घोषणा की गई थी बजट 2016-17 में कि किसानों की आय है वो दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक था। दलवाई समिति की सिफारिश पर यह लक्ष्य रखा गया है। यूपी की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो जाएगी, प्रथम हिंदी है ही है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। 1866 में स्थापित हुआ है प्रयागराज में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ है? सभी को पता है 1 मई 1961 को दहेज निषेध। विधवा पुनर्विवाह 1856 को। इसके बाद बात करूं यहाँ पर मैं आपकी सती प्रथा के 1829 को। बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाई गई है वो 1929 को शारदा एक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर नवतेज सिंह जोहार केस किससे संबंधित है? तो ये समलैंगिकता से संबंधित जो आईपीसी की धारा 377 है वो एक तरीके से निरस्त की गई है। अगला सवाल यहाँ पर फर्स्ट टाइम ईवीएम है, पहली बार किस राज्य की विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया है? केरल में किया गया है। बात है 1982 की, तो वहां पर केरल में उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुए थे और सीमित संख्या में यहाँ पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में ईवीएम के जो इन्वेंटर है वो माना जाता है एम.बी. हनीफा को 1980 में किया था इन्होंने। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है? 7 जगहों पर ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरियाँ हैं। जो प्रयोगशालाएं हैं वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे में है। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पूछ रहे, लेबोरेटरी का ना पूछ के यूनिवर्सिटी का पूछे ये फॉरेंसिक वाली, तो ये गांधीनगर गुजरात में है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद कानून के द्वारा करती है। आर्टिकल 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से जो लोकसभा है वो एक हो सकती है। आर्टिकल 315 में संसद के कानून के द्वारा गठन किया जाता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस से सवाल पूछा गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर्टिकल 338 का खंड 4 है वो इनवैलिड है, विधि सम्मत नहीं है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है, लेकिन उसका खंड 4 है ये अवैध है क्योंकि ये न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था, जो कि अवैध है। अगला सवाल देखते हैं, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? वायरस जनित रोग है, ये सभी आप देख सकते हो। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई वाली ट्रिक की सहायता से ये कवर कर सकते हो। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछा, इसकी स्थापना 1988 में की गई है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। पारे से होने वाली बीमारी जो मीनामाता रोग है वो किस देश से? मीनामाता दोस्तों सिटी है जापान की, वहीं पर ये फैली थी पारद विषाक्तता से मीनामाता रोग। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत यदि महिला का पूछा तो क्लाटा जेटकिन ने, ये शुरुआत 1910 की बात है। 8 मार्च को ऐसे मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेन डे। ध्वनि प्रदूषण को कौन कंट्रोल करता है? तो एक रूल बना था 2000 में, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल है 2000 के जरिए ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ये नियम है। अगला सवाल, SC/ST कानून के तहत यदि लोक सेवक FIR दर्ज नहीं करे तो किस सजा का प्रावधान किया गया है? इसके अकॉर्डिंग एक सवाल था। बेबी जिराफ की बेबी को क्या कहा जाता है? काफ बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर किस प्रणाली के तहत पूरे देश में लगभग 15,000 पुलिस स्टेशन, 5,000 कार्यालय हैं ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं? तो ये है दोस्तों CCTNS प्रणाली यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए लगभग पूरे देश के 15,000 पुलिस स्टेशन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, जिसमें FIR वगैरह हैं ये आसान हो जाती हैं और भी, जो कि 2009 में ये आई थी परियोजना। किशोरावस्था की आयु का पूछा है तो 12 से 18 वर्ष यानी 18 वर्ष से कम किशोर। निवारक निरोध अधिनियम का पूछा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है और निवारक निरोध अधिनियम है, ये एक्ट आया था 1950 में, 1969 को इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, चेयरसेट कंपनी के फाउंडर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अंकुश सचदेवा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, समाज में लोक व्यवस्था बिगाड़ने पर सजा का प्रावधान है। इस टाइप से ये कुछ सवाल है वो अस्पष्ट से मिले हैं, वो भी आप देख सकते हो। किशोर न्याय का एक सवाल पूछा गया था कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? 2015 में हुआ है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर एक पूछा गया, सौर मंडल का आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाते हैं। बाह्य ग्रह में दोस्तों आ जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और प्रथम पारी में कुछ सवाल हिंदी के भी मिले हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर
24 नवंबर 2021 में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल कवर हो चुके हैं। इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना और बता देना आपका एग्ज़ाम कब होने वाला, ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हो। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी यदि आप टेक्स्ट बुक ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, ये आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्पेशली इस टाइप से एक्स्ट्रा फैक्टर जीके की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये पेड पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाती है। किस टाइप से डाउनलोड करना है, वीडियो के नीचे सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको मिलने वाली है डेमो वीडियो की लिंक, वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।